महाराष्ट्र विदर्भ वर्धा जिले के जुनूना ग्राम पंचायत परिसर रहवासी पीड़ित महिला श्रीमती रेखा काशीराम ताकसांडे को नागपुर उच्च न्यायालय से मिला नोटिस में बताया गया तारीख 10/1/2022 रोज फिजिकल प्रोसेस के लिए तो श्रीमती रेखा के कानूनी सलाहकार श्री सुरेश रंगारी नागपुर उच्च न्यायालय को लिखे लेटर में मांग की ऑनलाइन प्रोसेस की तो नागपुर उच्च न्यायालय क्यों नहीं दे रहा ऑनलाइन प्रोसेस देखिए। आज हम जुनूना गांव परिसर में आए हुए हैं क्रांति सूर्य ज्योति न्यूज़ टीम। तो यहाँ एक रेखा काशीराम ताकसांडे महामंडल के महिला आरक्षण में हुए घोटाले में जो महिला आरक्षक थी उसकी जगह पर एसटी महामंडल ने पुरुष व्यक्ति को ड्यूटी दी। उसके बारे में रेखा काशीराम ताकसांडे नागपुर हाई कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन दी। वहाँ पे नागपुर हाई कोर्ट ने ये बोल के बाउंड ख़त्म हो गया, इस वजह से तुम्हारी पिटीशन खारिज किए जाता है। तो उसके बाद में एक क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखिल करे। उसके बाद में उनकी हेयरिंग हुई। हेयरिंग होने के बाद में वहाँ पे कोर्ट ने उन्हें दंड लगाया। डबल एक ही बात लेके रेखा ताकसांडे कोर्ट का वक्त खराब कर रही है, तो 10,000 रुपये दंड लगाया गया था। उसके उपरांत वर्धा कलेक्टर मार्फत जुनूना गांव के तहसीलदार ने 10,000 रुपये का दंड वसूल भी किया। जब नागपुर हाई कोर्ट का दंड वसूल हो चुका तो नागपुर हाई कोर्ट से जो लेटर आया तो वो किस बात का लेटर है, जब तो कोर्ट में केस खड़ी नहीं है, खारिज हो चुकी है दंड वसूल करने के बाद, तो रेखा काशीराम ताकसांडे को क्यों कोर्ट में बुलाया जा रहा है। आज इतना कोरोना काल चल रहा है, इसके बाद नागपुर हाई कोर्ट में क्यों बुलाया जा रहा है। रेखा काशीनाथ ताकसांडे, मी जुनूना इथे राहते। माझं सिलेक्शन एसटी महामंडळामध्ये झालं होतं। माझ्या जागेवर एका मुलाला घेतलं, त्याकरिता मी कोर्टामध्ये केस टाकली आणि सुनावणी न होता माझ्यावर 10,000चा दंड ठोठावला आणि जबरन वसूल केला आणि मला आता नोटीस पाठवली। काल माझ्याकडे 2 पोलीस आले होते। त्यांनी मला म्हटलं की तुम्ही कोर्टामध्ये हजर व्हा, नाहीतर आम्ही पोलीसची गाडी आणून तुम्हाला कोर्टामध्ये घेऊन जाऊ। माझ्याकडे 2 पोलीस आल्याच्या नंतर मी माझ्या भावाला लगेच फोन केला आणि याच्याबद्दल माहिती दिली। मी मला हे कोर्ट कचेरीचं हे सर्व मला तेवढी माहिती नाही आणि माझं हे सर्व माझ्या भावालाच मी सांगते आणि तोच माझं प्रतिनिधित्व करते। रेखा ताकसांडे का ये कहना है कि उनके वकालत नामा उनके भाई श्री सुरेश रंगारी कर रहे हैं। जो भी लॉ और जुडिशरी की जानकारी है तो वो उनके भाई को मालूम है, तो हम पूछते हैं उनके भाई श्री सुरेश रंगारी से। सुरेश रंगारी, रेखा ताकसांडे मेरी छोटी बहन है और हुआ ये कि क्रिमिनल रिट पिटीशन 8/8/2019 जो है वो हमने दाखिल किए थे। इसका एसटी महामंडल में जो घोटाला हुआ था तो उसमें 2012 में महिला एससी और स्पोर्ट कोटा वर्धा जिला में एक ही था, एक ही पोस्ट थी। उसमें ये लड़की के को इग्नोर करके उसके जगह पे लड़के को इन्होंने ले लिए। तो ये घोटाला हुआ तो इसके जो डॉक्यूमेंट की जो प्रोसेस चली वो 2015 तक हमने पूरे एविडेंस जमा करने की प्रोसेस की है और अंडर प्रोसेस में गवर्नमेंट से आरटीआई में जानकारी इकट्ठा करके बाद में 2016 में जब हम कोर्ट में एक पिटीशन डाले थे तो वो पिटीशन को कोर्ट ने 14 महीने का डिले हुआ करके नागपुर हाईकोर्ट ने खारिज किया था। एक सिविल पिटीशन डाले थे हमारी नौकरी दो करके।
और उसके वजह से खाली किए थे। अभी तक वो लड़के का आरटीआई से हमने अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी मांगे, तो वो अंडर प्रोसेस चालू है, तो भी अभी तक हमको उसका ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से, एसटी महामंडल के तरफ से। फिर भी हमने क्रिमिनल पिटीशन इसलिए डाले थे कि इसके अंतर्गत पहले ये जो भ्रष्टाचार है संविधान, कायदा और न्याय के खिलवाड़ से, और ये हमारे भारत के संविधान का हम सम्मान करते हैं, इसका सम्मान करके इसके आधार पे जो भ्रष्टाचार हुआ, इन भ्रष्टाचारियों की बड़े पैमाने पे इंक्वायरी होके इस भ्रष्टाचार का एक सत्यता बाहर आना चाहिए। और मेरी बहन क्या पूरे महाराष्ट्र की जो और पूरे भारत की जो महिला है, आज महिला का हजारों सालों से महिला और दलितों को दुय्यम दर्जे की जो हमको ये मिली, तो उसके आधार पे आज भी महिला अब सावित्रीबाई फुले का ही देखे तो आज भी महिला दुय्यम है। तो कोर्ट में जब पिटीशन डाले तो उसके लिए ये क्रिमिनल पिटीशन डालने के बाद में कोर्ट ने एक पिटीशन न सुन के ही पिटीशन के अंदर के जो साहित्य है, मटेरियल है, सबको खारिज कर दिया, किसी को नहीं देखा और पिटीशन डिसमिस किया। रेखा बार बार कोर्ट में आके, तो ये पिटीशन को खारिज होने के बाद में ये पिटीशन हुआ 30/9/2019 में खारिज हुआ। डिसमिस करने के बाद 30/9/2019 में जब पिटीशन खारिज कर डिसमिस किया, और साथ में ये रेखा तकसंडे बार बार कोर्ट में आके एक ही विषय को लेके आके कोर्ट का टाइम बर्बाद करते करके 10,000 का दंड लगाया। और दंड लगाने के बाद में 11/10/2019 को तक रजिस्ट्री में 10,000 रुपये जमा करने के लिए बोला था। तो 7/10/2019 में हमने, मेरे बहन ने उस वक्त दरमियान में वकील भी इसको छोड़ के अपने प्रेस्टीज के पॉइंट की वजह से छोड़ के चला गया था, तो कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए इसके नाम की एप्लीकेशन मैंने खुद कोर्ट में हम दोनों बहन भाई ने शपथ पत्र में पूरे कायदे संविधान से डाल दिए। और उसकी 11/10/2019 में हेयरिंग होना था, तो वो हेयरिंग आज तक नहीं हुई। वो हेयरिंग नहीं हुई और अचानक इससे पैसे वसूले गए। तो जब ये नोटिस आया, तो इसने ये नोटिस के बारे में जब बताया, तो इस नोटिस के संबंध में अभी कोरोना का काल है और सब दुष्काल परिस्थिति है, आज कोर्ट में भी सब पाबंदी है, तो ऐसी इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेयरिंग के लिए मेरे बहन ने और मैंने मिलके एक सामूहिक इसने अधिकार पत्र दिया। वो पत्र और सामूहिक स्वरूप में एक मांग की है कि हाँ, हमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेयरिंग घर में रह के हम हेयरिंग कर सकते, तो हमारे को आर्थिक और सब बातों को देख के हमको ये संधि दीजिए। तो अभी तक वो, और इसने ऑप्शन में भी दिया था अगर ये संधि नहीं है तो मेरा भाई मेरा प्रेजेंट करने आएगा, तो भी ये नहीं हुआ। पर कल अचानक मेरे बहन का जो फोन आया तो मैं तो घबरा ही गया, मैं भी घबरा गया, पूरा परिवार घबरा गया कि ऐसा क्या है, ऐसा कानून व्यवस्था, कोई चोरी नहीं की है, कोई डकैती नहीं की है, कोई क्रिमिनल नहीं की है, कोई आतंकवादी के जैसे हरकत नहीं की है, फिर भी ऐसा क्या है कि कोर्ट के अंदर आना ही पड़ेगा जबरन। तो 2 पुलिस वाले कोई आके, शायद अभी तो 2 पुलिस वाले आके उसको बोले कि तुम खुद 9 बजे तक यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो हमको खबर मिली तो हम तुम्हारे घर में गाड़ी लेके आएंगे और आपको पकड़ के हम लेके जाएंगे कोर्ट के सामने। ये तो सरासर ये संविधान, कानून और न्याय का अपमान है। इसलिए अभी तक अब मुझे खबर लगी तो मैं सवेरे 10:30 9:30 के करीब में आके गांव में आके अभी तक उनकी राह देखा कि पुलिस की गाड़ी कब आएगी और मेरे बहन के साथ में मैं उसके साथ में कोर्ट में जाऊंगा। अभी समय हो गया है, तो अभी शायद अभी 1:30 बजे तक हमने राह देखे, और यहाँ से अभी हम ये एक एप्लीकेशन, हमारे साथ में कुछ घातपात या कुछ गंभीर गुनाह पीड़िता के जैसी कुछ हो गया या कुछ भी हो गया, तो ये कोर्ट के परिसर वाले ये एक लेटर तैयार किया हूँ दीपांग दत्ता चीफ जस्टिस के नाम से और पुष्पा गड्डीनवार के नाम से, और ये एप्लीकेशन में स्पीड पोस्ट डाल के, ईमेल डाल के, और हम यहाँ से जा रहे, हम संविधान का, कायदे का और न्याय का और जुडिशरी का सम्मान करते। हम यहाँ से, मैंने 5,000 रुपये कर्जा लिया और कर्जा लेके खुद गाड़ी करके मेरे बहन को अभी मैं कोर्ट के पास मेरे सामने लेके जाता हूँ और कोर्ट के सामने हाजिर करता हूँ। ये केस में
जब और दूसरी बात है कि इसके जो 10,000 रुपये का दंड वसूल गया उसका अभी तक ऑर्डर बोर्ड पे नहीं है और जैसी हेयरिंग भी नहीं हुई। 2 साल के बाद में ये नोटिस आने का मतलब क्या है? ये बहुत सारे कारण है, प्रश्न है। इसलिए मेरे बहन को अभी हम यहाँ से जुनोना गांव से निकल रहे हैं, इसलिए ये जानकारी समाज को होना चाहिए, इसलिए हम ये जानकारी दे रहे हैं और आगे हम दीपांग दत्ता साहब से ये इस बारे में कंप्लेंट भी करेंगे। आप देखा काशीनाथ नाथ संडे को लेकर नागपुर हाईकोर्ट पहुंचे तो नागपुर हाईकोर्ट में जाने के बाद में अंदर में क्या हुआ इसकी जानकारी आप देखिए, एक पुलिस को मेरे साथ में भेज के उस पूरी पुलिस को लेके क्रिमिनल सेक्शन में कोई चंद्रपाल आर बलवानी साहब के डिप्टी रजिस्ट्रार के पास में भेजा गया और वो बलवानी साहब ने क्रिमिनल सेक्शन में जो है क्रिमिनल सेक्शन के अधिकारी से बात करने को बताया और क्रिमिनल सेक्शन अधिकारी से जब बात किए तो क्रिमिनल सेक्शन अधिकारी ने बोला कि आप कौन, इस पिटीशन में आप कौन है? तो मैं बोला रेखा काशीनाथ ताकसांडे का मैं बड़ा भाई हूँ और वो इन पर्सन होने के कारण मैं उसका प्रतिनिधि करके मैं खुद ही प्रेजेंट होके मैं उसका प्रोसीडिंग चलाने वाला हूँ। ये मैंने उनको बताया तो नहीं बोले कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं बोला क्यों? तो नहीं, वो हमारा रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं बोला वो भी कर लूँगा, सब कर लूँगा और मैं तो ठीक है बोले कि आप वो आज 10 तारीख में आज 10/1/2022 में आज जो थी पिटीशन क्रिमिनल रिट पिटीशन 888 ऑफ 2019 का केस इतने दिनों बाद, इतने 2 सालों के बाद में आज ये कोर्ट ने डिले करके प्रतीक्षा में रख के और इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं, कारण नहीं और खुलासा नहीं इस ऑर्डर में दे के इस पिटीशन को आज किस लिए लगाए इसका कुछ नहीं बताया। तो ये इसके लिए आज वीएम देशपांडे साहब के कोर्ट में हमको पता चला कि ये केस वीएम देशपांडे और सोनाथ साहब के कोर्ट के अंदर में केस नंबर 2 पे कॉज लिस्ट केस नंबर 2 में ये बोर्ड पे थी और आज हियरिंग थी। तो उसका ऑर्डर क्या निकला तो उनने पूछे तो ठीक है बोले कि नीचे में कोई चौहान करके उससे बात करो। तो चौहान के पास में गया तो चौहान ने बोला कि वो हमारे पास में हम ऑर्डर दिखा नहीं सकते, वो हमारे को उधर से आएगा, वो अपलोड होगा, आप ऑनलाइन में देख लेना। तो ये बात हुई है और हमको एक सभी के हमने एक रिक्वेस्ट की है कि मेरे को 2014 से मेरे जो केसेस चल रहे हैं उसमें मैं इन पर्सन खुद खड़ा हूँ। कंटेम्प्ट कोर्ट है और एट्रोसिटी केस की APL 821 में मैं अभी तक इन पर्सन खड़ा हूँ। वो मेरा अनुभव के आधार पे मेरे बहन के प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास में पैसे नहीं, मेरे को उसके अनुभव के आधार पे वो मेरे को प्रेजेंटेशन करने की अनुमति दीजिए और वो भी मेरे को ओनली वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैं हेयरिंग के लिए अभी आऊँगा। और हमारे जान मान के खतरा और मेरे बहन की आज तबीयत खराब थी, उसके गांव में जाने के लिए रास्ते नहीं है और आज कल रात में इसके घर में पुलिस वालों के ऐसी कोई कोत्या है यही समझना चाहिए क्योंकि अभी तक उनका कुछ मालूम नहीं। तो उनके वजह से मेरे बहन को लेके आना पड़ा, ऐसी हालत फिर से ना हो इसलिए कोर्ट की तरफ से हम अनुरोध करता हूँ। ये इसलिए हम आज कोर्ट के इधर में आए थे, मेरे बहन को आज प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी था। ये डर के मारे हमने कोर्ट के सामने मेरे बहन को लेके आज 5,000 खर्चा करके हम लेके आए। जानकारी सुरेश रंगारी ने दी। क्रांति सूर्य ज्योति न्यूज़ रिपोर्टिंग MD आशिक।